different context that one can be a rational anarchist, but the said term has no entry in the field of constitutional governance and rule of law. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण संविधान है और यहाँ अनार्की के लिए, अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है, और उन्होंने अनार्की शब्द का इस्तेमाल किया। और आप याद रखते हैं इस बात को, मैं आपको याद भी दिला दूं कि as far as Mr. Arvind Kejriwal is concerned, he is a self-declared anarchist. He is a self-declared anarchist. उन्होंने खुद कहा था कि मैं अराजक हूं और अराजकता मेरा कोर कॉम्पिटेंस है। 26 जनवरी नहीं होनी चाहिए, जब मन किसी को भी गाली दे सकता हूं, जहां मन धरने पे बैठ सकता हूं। तो एक कोर अराजकता के एजेंडा के साथ कि मुझ में अराजकता बसता है, यह अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं को परिभाषित करते हुए कहा था। तो आज कोर्ट जब कहती है कि देयर इज नो स्पेस फॉर एनार्की, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोर्ट के सामने भी अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा और एनार्की ये सिनोनिम्स रूप में, पर्यायवाची शब्दों के रूप में दिख रहा होगा। कोर्ट आगे जाके यह भी बताती है कि एक कॉन्टेक्स्ट ऐसा भी होता है कि रैशनल एनार्किस्ट, कि एनार्किज्म को कुछ पॉलिटिशियन रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, यह भी नहीं चलेगा। कि काम नहीं हुआ, मुझसे फलाने नहीं मिलने आए, इसलिए मैं धरने पे बैठ जाऊंगा और इसलिए मैं एनार्किज्म फैलाऊंगा, यह भी नहीं चलेगा, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। बंधुओं, बहुत अधिक इसके अंदर नहीं जाते हुए, मगर एक संक्षेप में अगर कहा जाए, आप देख सकते हैं पेज नंबर 221 से पूरे जजमेंट का कंक्लूजन आता है। आप अगर पन्ने दर पन्ने पलटेंगे, आप सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो कई बार यहां रिपीट किया गया है, द वर्ड विच हैज फाउंड रिपिटेंस ओवर हियर, द वर्ड विच इज ऑफ्ट रिपीटेड इन दिस जजमेंट इज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी। कोर्ट कहती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट डिस्प्ले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस। देखिए, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी का सवाल है, आई एम एस्टोनिश्ड टू से द कोर्ट हैज एब्सोल्युटली राइटली ऑब्जर्व्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आम आदमी पार्टी हैज नॉट बीन डिस्प्लेड एज इट शुड हैव बीन डिस्प्लेड। सब्जेक्टिव तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना, अपने तरीके से संविधान का परिभाषा चलाना, यह अरविंद केजरीवाल जी का काम करने का तरीका रहा है। यहां 223 पेज में कोर्ट कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कोर्ट क्या कहती है? इट इज इंडिस्पेंसिबल दैट ऑल सिटीजंस एंड द हाई फंक्शनरीज इन पर्टिकुलर inculcate a spirit of constitutional morality which negates the idea of concentration of power. Constitutional morality, आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो कैबिनेट है, आधे से अधिक कैबिनेट मंत्री को या मंत्रियों को कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रोप्राइटी के कारण खुद अरविंद केजरीवाल जी ने निकाला है। किसी की सीडी आ गई, किसी के खिलाफ पैसा लेते हुए ब्राइबरी का चार्ज आ गया, तो किसी की डिग्री फर्जी पाई गई, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल वाज रिमूव्ड बाय नन अदर देन मिस्टर अरविंद केजरीवाल हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल impropriety and constitutional immorality. So today when the constitutional immorality is the word that finds a center stage or a central space in this verdict of Supreme Court, of course it points a direct fingers towards the constitutional improprieties and immoralities conducted by the Aam Aadmi Party government and Mr. Arvind Kejriwal in particular. आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 224 में एक बड़ी बात कहती है, वो कहती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के मामले में वो कहती है कि चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए, कि अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगे कि किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रोप्राइटी हो रहा है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। और याद करिए, जहां भी फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इम्प्रोप्राइटी लगी है, वहां वहां दखल देना और वहां वहां कोर्स करेक्शन कराने की गुजारिश करना, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्स। अगर आप किसी प्रकार का फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी कर रहे हैं, आप वो नहीं कह रहे हैं जो संविधान कह रही है, तो स्वाभाविक रूप से उसको संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाना यह काम है।
आप उसी पेज में देख सकते हैं कि कोट एक बड़ी बात, क्योंकि एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस विषय में अरविंद केजरीवाल जी जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि एड और एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लेना चाहिए। क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट? इफ अ वेल डेलिबरेटेड लेजिटिमेट डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर कोई वेल डेलिबरेटेड और लेजिटिमेट डिसीजन बनाया है, लिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और एड और एडवाइस होना चाहिए, मानना चाहिए। Remember, only when it is a well deliberated legitimate decision. If it is not a well deliberated, it is a politically deliberated and not a legitimate decision. आप legitimate decision नहीं लेते हैं, संवैधानिक decision नहीं लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो aid और advice is subjected to verification from the highest authority and the upholder of the constitution of the country, that is the President of India. अगर आप इलेजिटिमेट डिसीजन लेते हैं, और स्वाभाविक है आप अगर सही डिसीजन लेंगे तो कोई नहीं रोकेगा। आप आगे देखेंगे एक और शब्द जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है, वो है हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस एंड इंटरडिपेंडेंस। बड़े हार्मोनी के साथ, भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। बंधुओं, आपने देखा है कितने हार्मोनी से अरविंद केजरीवाल काम करते हैं, कितने हार्मोनी से वो प्रधानमंत्री को कावर्ड और साइकोपाथ कहते हैं, कितने हार्मोनी से वो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर आक्षेप लगाने का काम करते हैं, ये हमने देखा है। तो जहां तक हार्मोनी का सवाल है, जहां तक सामंजस्य, हार्मोनी माने सामंजस्य, जहां तक सामंजस्य का सवाल है, जो व्यक्ति अपने पार्टी के अंदर ही सामंजस्य बनाने में असमर्थ है, जिस मुख्यमंत्री के पास आज कोई पोर्टफोलियो तक नहीं है, he is a chief minister without a portfolio, or we can say only one portfolio of publicity department and drama department resting with him. वो हार्मोनी तो बनाने की कोशिश कभी आज तक नहीं की है। आप याद करिए, इसी हार्मोनी में मुझे याद आता है, सामंजस्य में मुझे याद आता है, संजय जी बिहार के बैठे हुए हैं। याद करिए, बिहार की डिग्री के मामले में एक फर्जी डिग्री बिहार से बना के लाने की बात की गई थी जितेंद्र तोमर द्वारा, जो इनके लॉ मिनिस्टर रहे। किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल बाहर निकल कर आकर तमाम मीडिया के बंधुओं को और राजनेताओं को चैलेंज कर रहे थे कि मैं चैलेंज करता हूं। ये झूठी बातें। 4 दिनों बाद जब बिहार में तफ्तीश हुई और सच्चाई सामने आया कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसे इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तब अरविंद केजरीवाल जी को अपने ही हाथों अपने मंत्री को निकालना पड़ा। यही अगर सामंजस्य है, यही अगर हार्मोनी है, तो ऑफ कोर्स दिस हार्मोनी इज फॉर मिस्टर अरविंद केजरीवाल टू लर्न। देखिए बंधुओं, पेज 229 में एक बड़ी बात कहती है सुप्रीम कोर्ट कहता है, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का कंटेंशन था कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य है, इसलिए उनको एब्सोल्यूट एग्जीक्यूटिव पावर मिलना चाहिए, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहा कि जैसे दिन है वैसे राज्य दिल्ली नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, एक पूर्ण राज्य नहीं है। और बड़े स्पष्टता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि पार्लियामेंट हैज द एब्सोल्यूट पावर टू मेक लॉज फॉर एनसीडी दिल्ली। पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कानून बनाने का। मगर आप जानते हैं, जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी का बस चले तो वो पार्लियामेंट को ही बंद करा दे। उनके लिए तो बस केजरीवाल केजरीवाल और केजरीवाल, केजरीवाल ही संविधान है और उनसे बड़ा और कोई नहीं है। इस मानदंड से वो काम करते हैं। 231 में एक बड़ी बात कही कोर्ट ने कहा है, मैं पढ़ देता हूं, कि प्रैग्मेटिक फेडरलिज्म होना चाहिए। और फेडरल बैलेंस कैसे होगा? by giving the government of NCT of Delhi some required degree of independence subject to limitations imposed by constitution। हाँ, कुछ इंडिपेंडेंस दिल्ली की सरकार की होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मगर संविधान को फॉलो करना है। बंधुओं, क्या अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को लिमिटेड इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस संविधान कहती है, नहीं दिया गया था? अगर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि उनको किसी प्रकार से इंडिपेंडेंस या स्वातंत्र्य नहीं दिया गया था अपना काम करने के लिए, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, करोड़ों रुपए खर्च करके आपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, हमने बिजली मुफ्त दे दिया, हमने पानी मुफ्त दे दिया, हमने इतने स्कूल खोल दिए, दिल्ली बहुत अच्छा काम कर रही है, आम आदमी पार्टी ने करप्शन खत्म कर दिया,
बहुत कमाल का काम कर रही है आम आदमी पार्टी, फिर ये क्यों लगाया था? ये कौन काम कर रहा था? या तो आप आज बताइए कि ये सारे काम केंद्र सरकार कर रही थी, आप नहीं कर रहे थे, या तो फिर बताइए कि जिन क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस, इन 3 विभागों का दायित्व एलजी के पास है, सेंटर के पास है, उसके अलावा जिन क्षेत्रों में आपको इंडिपेंडेंस मिलना था, संपूर्ण इंडिपेंडेंस आपको मिला, तभी तो आज आप ये होर्डिंग लगाते हैं, तभी तो आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट एक पन्ने की देते हैं कि हमने इतना काम किया। अगर काम किया है तो मानना पड़ेगा कि आपने किया है। अगर आप मानते हैं काम करने नहीं दिया गया है तो बोलिए ये जो अच्छा काम हुआ है ये केंद्र ने किया है। देखिए, इसमें एक मैं अंत में इतना ही कहूंगा, कोर्ट ने बार बार कहा है कि को एग्जिस्टेंस, हार्मोनियस कॉन्स्टिट्यूशनल को एग्जिस्टेंस, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप किए बिना एक हार्मोनी के साथ एग्जिस्टेंस बनाए रखना, को एग्जिस्टेंस बनाए रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगर आप बताइए इसके पीछे पाप का भागीदारी कौन है? यदि आप अपने अधिकारियों को रात को 12 बजे अपने घर में बुला के थप्पड़ मारेंगे और इस प्रकार का व्यवहार करेंगे जो उचित नहीं है, तो इज दैट कॉल्ड एज कोएग्जिस्टेंस? इज दैट हार्मनी? हार्मनी इज सबका साथ सबका विकास। जब तक सबका साथ और सबका विकास नहीं होगा तब तक हार्मनी नहीं हो सकता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, AAP is all about publicity, AAP is all about abusing and accusing. I firmly believe that after this judgment, आज के इस जजमेंट के पश्चात किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलनी चाहिए, आपको गवर्नेंस करना चाहिए। ये जो 3.5 वर्षों तक दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसका बहाना लेकर आपने काम नहीं किया, आप बार बार केवल बहाने ढूंढते रहे। अब दिल्ली की जनता आपसे कह रही है ये बहानेबाजी बंद करिए और धरना से हटकर काम करना चालू करिए। देखिए, कोर्ट ने एक बात और कही है, 2 Ds के बारे में बात की है, डिस्कशन एंड डेलिबरेशन। कि डिस्कशन, अगर एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच किसी प्रकार का भी नोकझोंक है तो डिस्कशन और डेलिब्रेशन होना चाहिए। मगर बंधुओं, आप ये पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट, यहां कहीं भी धरना नहीं लिखा है। डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन, नो धरना। आप डिस्कशन करिए, डेलिब्रेशन करिए, मगर धरना, द 3rd D, दैट इज धरना, इज नॉट अलाउड। धरना नहीं अरविंद जी, करना है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्षमा मांगिए, हर बात बहानेबाजी नहीं चलेगी। धन्यवाद। एक सेकेंड, बिकॉज मैंने कहा 2 खुशखबरियां हैं। अभी तो हमने दिल्ली की जनता को खुशखबरी दी है कि इस प्रकार अरविंद केजरीवाल जो बहानेबाजी कर रहे थे उनका पर्दाफाश हुआ है। अब जो दूसरी खुशखबरी है वो हमारे किसान भाइयों के लिए है। और सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, दोनों को आज हम इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है कि अंत्योदय अंतिम पंक्ति में खड़ा हमारा किसान बंधु कैसे आगे आ सके, अमित भाई ने पूरे देश में उस विषय को पहुंचाया है। आज भी उत्तर प्रदेश में उन्होंने इस विषय पर टिप्पणी की है, किसानों के साथ खड़े हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ जिस प्रकार अंत्योदय के मिशन को आज अपने कैबिनेट बैठक में अंजाम देते हुए 2018-19 के लिए MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, घोषित किया है 14 आइटम्स के ऊपर, यह आज किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बंधुओं, this has been the USP. The USP of the Modi government is MSP. USP of the Modi government is MSP. MSP meaning maximum support for poor. Minimum support price for the farmers and maximum support for poor. जहां गरीब है, जहां दलित है, जहां किसान है, जहां वंचित है, उनके लिए किस प्रकार हैंड होल्डिंग करके उनके उंगली को पकड़ के कैसे हम आगे उनको बढ़ा सके, यह मोदी जी का जो लक्ष्य है आज वो पूरा होते हुए दिख रहा है। 2022 तक किस प्रकार किसानों की जो आमदनी है वो दुगुनी हो सके, उस राह पे यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। 14 आइटम है, आप सबके पास ये पहुंचा है, जिसके ऊपर MSP बढ़ाया गया है। कुछ उदाहरण है, देखिए किस प्रकार का एक क्वांटम जंप हुआ है। ये साधारण बढ़ोतरी नहीं है, क्वांटम जंप हुआ है। धान, जिसमें कि 2013-14 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1310 रुपए थे,
अब उसे 1750 रुपए कर दिए गए हैं, अर्थात 440 रुपए की वृद्धि। हमारे सरकार ने उसे पिछले साल 1550 किया था, अब उसके बाद बढ़ा के 200 रुपए और बढ़ा के 1750 अर्थात 440 रुपए की वृद्धि। आप देखिए रागी में जो कांग्रेस देती थी एमएसपी, उससे 1397 रुपए की वृद्धि करके उसे 2897 कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार अरहर के दाल में भी 1375 रुपीस की वृद्धि करके अब उसे 5675 कर दिया गया है। यह दिखाता है कि मोदी जी की जो सरकार है वो किसानों की सरकार है, और मोदी जी ने संसद में प्रवेश करने से पहले संसद को प्रणाम किया था और कहा था कि ये गरीबों की सरकार है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों को सवाल हो तो